हेलो जी, अगेन वेलकम है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना। ये उन बच्चों के लिए है जिनका ज्योग्राफी ऑनर्स हो या फिर सब्सिडरी में ज्योग्राफी हो, ये सभी को पढ़ना है ज्वारीय परिकल्पना। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दे यार। देख रहे हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों का। बताओ, मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग वॉच देख रहे हो, मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है चैनल। आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तब तक मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि मैं और भी वीडियो डालूँ और भी वीडियो डालूँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। तो चलिए बात करते हैं जिम की ज्वारीय परिकल्पना क्या है। ये प्रॉपर बुक का थ्योरी है, ये मैंने किसी का वीडियो देख के नोट नहीं किया है, नहीं उतारा, ये प्रॉपर बुक से मैंने नोट्स बनाया है। बुक में तो बहुत ज़्यादा पेज में लिखा हुआ है, 50-60 पेज में पूरा एक परिकल्पना दिया हुआ है, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जितना भी बीए में पढ़ना है या फिर इंटीग्रेटेड बीए बीएड में पढ़ना है उतना है। और आगे जो है मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा आप लोगों को पीजी में पढ़ना है इसके बारे में। अभी जो इतना है ये इनफ है। ये एग्ज़ाम में बीए या फिर बीए इंटीग्रेटेड बीएड में आप लोगों को 4 से 5 पेज ही लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने 5-6 पेज में बताया है, आप लोग देखिए। तो चलिए देखिए, जेम्स का पूरा नाम जेम्स जेफरी था। ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। इन्होंने द्वैतवाद के अंतर्गत अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जेम्स का पूरा या फिर दूसरे शब्दों या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जेम्स की ये जो परिकल्पना उसे द्वैतारक या फिर द्वैतवाद के अंतर्गत रखा गया है, या फिर द्वैतवाद के अंतर्गत इसे संज्ञा दी गई है। द्वैतवाद सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में ड्वेलिज्म कहा जाता है, ड्वेलिज्म कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और एक तारक सिद्धांत को मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अगर आप लोगों को पता ना हो तो आप लोग जान जाओ कि एक तारक को मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट और द्वि तारक सिद्धांत को ड्वेलिज्म कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, जैसा कि देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये बस उनका इंट्रोडक्शन है कि उनका पूरा नाम जेम्स जेफरी था। वो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी ये ज्वारीय परिकल्पना है वो द्वैतवाद के अंतर्गत दिया गया था, ठीक है। द्वैतवाद को इंग्लिश में ये ड्वेलिज्म कहा जाता है। इतना तक तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, मेरे अकॉर्डिंग इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इनकी जो परिकल्पना थी या फिर सिद्धांत था उसमें क्या लिखा हुआ था। आप लोग लिख लीजिए अच्छे से इतना तक। तो देखिए अब आगे क्या है। जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना कुछ इस प्रकार है। जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है, अर्थात ब्रह्मांड में 2 तारों की उपस्थिति पहले से ही थी, जिससे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। उनकी ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड में 2 तारे उपस्थित थे। एक तारा का नाम आदिम सूर्य था और दूसरे तारा का नाम घूमने वाला सूर्य था। देखिए उनके जो ये ज्वारीय परिकल्पना है उसके अनुसार उन्होंने बताया, ये जो ज्वारीय परिकल्पना है कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जेम्स जो हैं वो बता रहे हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति जो है सो ब्रह्मांड में 2 तारे की उपस्थिति से हुई है। यानी कि इनका कहना है कि ब्रह्मांड में 2 तारे थे, ठीक है। वो तारा, एक जो तारा था वो आदिम सूर्य था, और दूसरा जो तारा था घूमने वाला तारा था, या फिर इसे साथी तारा भी आप लोग कह सकते हैं। घूमने वाला तारा या साथी तारा भी कह सकते हैं। समझ गए इतना बात आप लोग कि 2 तारा से हुआ है। वो तारा ब्रह्मांड में पहले से उपस्थित थे। इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया कि वो तारा कहाँ से आया, वो पहले से उपस्थित थे, इन्होंने ये बताया। देखिए एक का नाम आदिम सूर्य था, और दूसरे का नाम घूमने वाला तारा था, अर्थात साथी तारा भी जिसको कहा जाता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए अब आगे बात करते हैं कि आगे इन्होंने क्या लिखा है इसके बाद। देखिए अर्थात ब्रह्मांड में 2 तारा उपस्थित था। एक का नाम आदिम सूर्य था तथा दूसरे का नाम घूमने वाला तारा था। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड में इधर उधर घूमने वाला तारा घूमते घूमते जब आदिम सूर्य, यहाँ तक आप लोग लिख लिए। अब यही पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखाएगा देखिएगा, अगली लाइन क्या लिखाएगा, यहाँ तक लिख लिए। देखिए
घूमने वाला तारा एक दिन आदिम सूर्य के पास आया, और फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घूमने वाला तारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आदिम सूर्य के पास पहुंच गया, और फिर उसने सूर्य पर अधिक जोर यानी तेजी से बल लगाया। अर्थात घूमने वाला तारा आदिम सूर्य के पास पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, जिसके कारण आदिम सूर्य के पास से गैसीय फिलामेंट को अपनी ओर खींच लिया। देखिए ये ज्वारीय परिकल्पनाएं में क्या कहा गया है कि पहले तो उन्होंने बताया कि दो तारे से जैसे कि सौरमंडल का उत्पत्ति हुआ है। वो दो तारा में एक आदिम सूर्य था और दूसरा साथी तारा था। तो ये कह रहे कि साथी तारा जो था यानी घूमने वाला तारा जो था एक दिन सूर्य के पास आ गया। सूर्य के पास कैसे आया? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, खिंचाव शक्ति जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण आया ये सूरज के पास। ठीक है, सूरज के पास आया और सूरज के पास आकर ये तेजी से बल लगाया। बल लगाने के कारण क्या हुआ कि ये सूरज से एक गैसीय फिलामेंट को अपनी ओर खींच लिया। गैसीय फिलामेंट को अपनी ओर खींच लिया, जिसे देखिए गैसीय फिलामेंट को अपनी ओर खींच लिया। ये फिलामेंट गैसीय था, साथ ही इसकी लंबाई कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। इन्होंने बताया कि ये जो गैसीय फिलामेंट है वो बहुत लंबी थी। घूमने वाली साथी तारा ने काफ़ी प्रयास किया कि आदिम सूर्य के साथ वो अपनी गति को बनाए रखे, लेकिन ऐसा करने में वो असमर्थ रहा। देखिए पहले आप लोग यहाँ से लिखिए, उसके बाद देखिए ये लिखिए कि घूमने वाला जो तारा था वो बहुत ट्राई किया कि ये जो आदिम सूर्य है वो जो डायरेक्शन में अपनी गति कर रही है यानी कि घूम रही है, वही गति में हम भी घूमें। साथी तारा ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। देखिए ऐसा करने में वो असमर्थ रहा। अतः फिर साथी तारा सूर्य के साथ ही परिक्रमा लगाने लगा। बाद में फिलामेंट जो साथी तारा ने आदिम सूर्य से खींचा था, वो फिलामेंट संगठित तथा ठंडा हो गया। इसके परिणाम स्वरूप फिलामेंट टुकड़ों में विभाजित हो गया। इन टुकड़ों ने बाद में 9 ग्रहों का रूप धारण कर लिया, और जो अधिक बड़े टुकड़े थे वे ठंडा होने में अधिक समय लगाया, इसलिए उन्होंने उपग्रहों का रूप ले लिया। इस परिकल्पना के अनुसार जेम्स का कहना था कि जो साथी तारा है वो फिलामेंट से है। उस फिलामेंट का आकार जो फिलामेंट निकला था वो सिगार के आकार का था। देखिए यानी कि बीच का भाग मोटा था और पीछे दोनों तरफ आगे पीछे का भाग जो था पतला था। इसलिए जेम्स की परिकल्पना के हिसाब से बीच के ग्रहों को मोटा और उनके आकार बड़ा माना गया है, और दोनों तरफ छोटे छोटे ग्रह उपस्थित है सौरमंडल में। बड़े ग्रह में बृहस्पति तथा शनि है, और आगे पीछे के छोटे छोटे ग्रह उपस्थित है। कुछ इस प्रकार से सौरमंडल की उपस्थिति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना के हिसाब से देखिए मैं आप लोगों को आराम से समझाती हूँ। पहले तो उन्होंने बताया कि सौरमंडल में 2 तारा था, साथी तारा और आदिम तारा था। ठीक है, लोगों को लिखना स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, देख सकते हैं। जैसा कि देखिए उन्होंने बताया था कि आदिम सूर्य तथा घूमने वाला सूर्य से क्या है, इसका निर्माण हुआ है, सौरमंडल का निर्माण हुआ है। यानी कि आदिम तारा के पास घूमने वाला तारा एक दिन घूमते घूमते आ गया था। देखिए पहले आप लोगों को ये लिखना है पूरा, यहाँ ये शुरू से यहाँ, फिर उसके बाद ये लिखना है पॉइंट, फिर उसके बाद ये पॉइंट लिखना है। देखिए उसके बाद फिर ये पैराग्राफ चेंज नहीं करना, सेम पैराग्राफ में आगे का लाइन क्या लिखना है वो मैं अभी बताती हूँ। अब आगे का लाइन ये लिखना है। देखिए उनका कहना था कि आदिम सूर्य के पास साथी तारा घूमते घूमते आ गया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और जब पास आया, जब वो क्या बोलते हैं साथी तारा जब पास आया तो क्या किया कि आदिम सूर्य से गैसीय फिलामेंट को अपनी ओर खींच लिया बल लगा के जब खींच लिया। देखिए यहाँ तक आप लोगों को हो गया होगा, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जो गैसीय फिलामेंट था उसका लंबाई भी बहुत बड़ा था, कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। और ये गैसीय फिलामेंट जो निकला था आदिम सूर्य से,
वो बहुत कई किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसको इंग्लिश में गैसीय फिलामेंट ही कहा जाता है और हिंदी में भी गैसीय फिलामेंट ही कहा जाता है। ये जो फिलामेंट है जो निकला था साथी तारा से, साथी तारा ने फिर बाद में बहुत प्रयास किया कि हम आदिम सूर्य जो है उसके साथ अपनी गति को बनाए रखें, लेकिन ऐसा करने में वो असमर्थ रहा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। फिर क्या हुआ, देखिए जो फिलामेंट निकला था आदिम तारा से, साथी तारा जो खींचा था फिलामेंट अपनी ओर, वो क्या किया, फिर बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया, संघनित हो गया और ठोस, संघनित मतलब होता है ठोस, और वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के कारण क्या हुआ कि जो फिलामेंट था वो 9 बार में 9 ग्रहों का रूप ले लिया, ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। यानी कि देखिए जो फिलामेंट था वो टूट के ठंडा होकर 9 ग्रहों का निर्माण ले लिया, और जो बड़ा ग्रह था और जो बड़ा ग्रह था, या देखिए जो फिलामेंट, आप लोग समझिए, जो फिलामेंट है वो टूट गया, जो छोटे छोटे आकार है वो ग्रह का रूप ले लिए। अभी इसमें आगे आएगा जो ग्रह का रूप ले लिए, जो बड़े थे जिन्होंने ठंडा होने में टाइम लिया, देखिए जो जितना छोटा रहेगा उतना ठंडा हो जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ बनाए तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ अगर हम लोग बनाए तो वो ठंडा होने में टाइम लगेगा। वही यहाँ पे बात कही गई है कि जो बड़ा था वो ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जो छोटा था वो जल्दी से ठंडा हो गया। तो ठंडा होने के कारण ग्रह का रूप ले लिया, और जो बाद में ठंडा हुआ वो ग्रह उपग्रह बन गए। जो बाद में ठंडा हुआ वो उपग्रह बन गए। अब आगे देखिए क्या है, और जो फिलामेंट निकला था वो उसका आकार क्या था, सिगार आकार का था वो। यानी कि सिगार आकार कैसा होता है आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, देखिए ऐसा ये है फिलामेंट। देखिए बीच से इसका भाग कैसा है, मोटा, और दोनों तरफ से पतला है। तो क्या कहा गया था इनकी परिकल्पना में, देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इनकी परिकल्पना में कहा गया था कि सिगार आकार का है, तो बीच से जो है वो मोटा भाग है, इसीलिए बीच का जो ग्रह है वो बड़े होते हैं। मोटा यानी कि उसमें ज़्यादा स्पेस रहेगा, तो इसके कारण से बीच का जो ग्रह है वो बड़े बड़े होते हैं, और साइड यानी कि आगे पीछे का जो ग्रह है वो छोटे छोटे उपस्थित होते हैं। देखिए आप लोगों को कैसे लिखना है, एकदम प्रॉपर, एकदम परफेक्ट लाइन ये सब लिखना है। देखिए अब आते हैं इनकी आलोचना पे कि इनकी आलोचना क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता अपना सिद्धांत दे दे, उनका तो आलोचना होना ही होना है, बिना आलोचना के तो वो रह नहीं सकते हैं भाई। तो चलिए इनका आलोचना देखते हैं कि इनकी आलोचना में क्या क्या बात करेगी। आप लोग ये पिक्चर जरूर ड्रॉ कर देना फिलामेंट का, देख लो। तो देखिए ज्वारीय परिकल्पना की आलोचना कैसे करेगी। इनके अनुसार ग्रह का निर्माण तो आदिम सूर्य और साथी तारा के टकराव से हुआ है। जब सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम जैसे भारी गैसों से बना है तो फिर इसे टूट के जो ग्रह का निर्माण हुआ गैसीय क्यों नहीं है। जैसे कि देखिए इन्होंने क्या बताया कि ये ग्रह और उपग्रह का निर्माण किससे हो, जब फिलामेंट टूटा था, और फिलामेंट क्या था, गैसीय था। जब फिलामेंट गैसीय है, जब वो सूरज से निकला है तो सूरज भी तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसीय ग्रह से बना है। तो अगर कोई चीज़ अगर गैसीय है तो उसका पार्ट भी टूटेगा तो वो भी तो गैसियस होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जो ग्रह है उसमें 2 ही, बृहस्पति और शनि शायद ये गैसीय ग्रह है, और सब गैसीय ग्रह नहीं है। इसके कारण से इनकी ये जो ज्वारीय परिकल्पना है उसको आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो पहला आलोचना ये हो गया, देख लीजिए आप लोग आराम से लिख लेना, दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा आलोचना पे बात करते हैं गाइस। देखिए जेम्स जीन्स की ये ज्वारीय परिकल्पना संघनन की प्रक्रिया एवं क्रियाविधि की ठीक ढंग से व्याख्या नहीं देती है। संघनन की प्रक्रिया यानी कि जो फिलामेंट निकला था ये सूरज से, सन से, ठीक है, थोड़ा मतलब हिंदी में प्रॉब्लम हो जा रहा है। सन से जो ये फिलामेंट निकला था वो संघनन कैसे हो गया, वो ठंडा अचानक कैसे हो गया जब वो गर्म गैसीय से निकला था। तो यही इसमें कहा गया। ये दूसरा इनका आलोचना है इनकी परिकल्पना का। अब तीसरा देखिए, ज्वारीय परिकल्पना में यह बताया गया कि सौरमंडल की उत्पत्ति साथी तारा
एक मिनट, ज्वारीय परिकल्पना में ये ज्वारीय परिकल्पना में ये बताया गया कि सौरमंडल की उत्पत्ति साथी तारा से हुआ है, जब आदिम तारा से टकराया तब हुआ। लेकिन ब्रह्मांड में वास्तव में तारे से सूर्य की दूरी अधिक है, इसलिए टकराव से सौरमंडल की उत्पत्ति संभव नहीं है। ज्वारीय परिकल्पना में क्या बताया गया था कि तारा जो है सो ये घूमने वाला तारा या साथी तारा जो है सो आदिम सूर्य के पास आया और टकरा गया, और उससे जो फिलामेंट निकला उसी से सौरमंडल की उत्पत्ति हो गया। लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड में तारा और सूर्य जो है उसकी दूरी काफ़ी दूरी है, तो ये असंभव है। तो ये तीसरा आलोचना हो गया इनमें। अब देखिए, ज्वारीय परिकल्पना की शुरुआत ही साथी तारा से होती है, लेकिन ये साथी तारा कहाँ से आए इसके बारे में इन्होंने कोई व्याख्या नहीं दिया था, इसलिए इनकी परिकल्पना को बहुत सारे आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसलिए इनकी परिकल्पना, जिसे ज्वारीय परिकल्पना कहते हैं, इसे कई आलोचना का सामना करना पड़ा था। ये हो गया चौथा पॉइंट गाइस। देख लो, पहला पॉइंट में देखो क्या लिखोगे आप लोग, ये लिखोगे आलोचना में। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा और तीसरा पॉइंट ये है, देखो ये दूसरा ऊपर वाला, नीचे वाला तीसरा, और ये रहा चौथा पॉइंट। मैं आप लोग को एक बार फिर से पूरी दिखा देती हूँ कि आप लोगों को कैसे नोट्स बनानी है। वेट करना आप लोग। ये देखो ज्वारीय परिकल्पना, पहला देखो फर्स्ट पॉइंट ये लिखना, देन ये लिखोगे, उसके नीचे ये लिखोगे, फिर देखो आगे क्या लिखोगे इसके बाद देखो ये लिखोगे, यहाँ तक ये लिखोगे, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद एक मिनट गाइस, देखो ये लिखोगे। हो गया इतना तक हो गया। अब देखो, अब उसके बाद ये लिखोगे यहाँ पे, उसके बाद ये लिखोगे यहाँ पे, उसके बाद ये फिलामेंट का आप लोग एकदम बनाकर ही आना पिक्चर, मैं बोल रही हूँ। देखो उसके बाद अब क्या लिखना मैं बता रही हूँ। अब आलोचना पे आते हैं। ये देखो, ये आलोचना में फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, सेकंड और थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये रहा। तब तक के लिए बाय गाइस। अब आगे ग्रहाणु परिकल्पना पे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस।